एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाचन एवं अवशोषण के बारे में। पाचन एवं अवशोषण में आज हम इस पाठ में पाचन एवं अवशोषण के सामान्य परिचय को देखेंगे। पोषण के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कितने प्रकार में उनको बांटा गया है, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डिटेल पूरा पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो निर्मित होते हैं और उनका क्या हमारे शरीर में भूमिका होती है। तो सबसे पहले आज ये पहला पार्ट है हम पाचन एवं अवशोषण का, और ये हैंड रिटन नोट्स है जो भी आप देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के बारे में। पोषण सजीवों में उपस्थित वह जैविक विशिष्ट जैव प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सजीव किन्हीं विशिष्ट आवश्यक अवयवों का अंतर्ग्रहण कर उनका उपयोग ऊर्जा को विमुक्त करने में करता है तथा इस प्रकार से विमुक्त हुई ऊर्जा का उपयोग सजीव अपनी सेल्स की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के निर्माण में करता है। तो मुख्यतः क्या होता है कि हम एक विशिष्ट आवश्यक अवयव लेते हैं, यानी कि हम जल ले रहे हैं, हम मिनरल्स ले रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनका जो हम उनको भोजन के रूप में ले रहे हैं और उनको ऊर्जा विमुक्त करने के उपयोग में हम लेते हैं। और जो ऊर्जा हमको मिलती है उससे हम अपनी उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती हैं वो हमारे शरीर की सारी चलती है। तो पोषण हमें किस लिए चाहिए? हमारी उपापचयी क्रियाओं को नियमित करने के लिए। दूसरा आता है उपापचयी क्रियाएं सजीवों की सेल्स में स्वतः निर्मित होती हैं। हम जो है उसमें कुछ योगदान नहीं देते हैं। हम जब खाना खा जाते हैं या हम भोजन अपने अंतर्ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद यह स्वतः निर्मित होती है, स्व बनती है और स्वतः नियमित होती हैं, सेल्फ रेगुलेटेड होती है। और ये रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे शरीर में होती हैं। पोषण में हम कहते हैं कि पोषण हमने लेना है, तो पोषण में क्या क्या आता है जो हम आवश्यक अवयवों के तौर पर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, भोजन में हम कई प्रकार के जो पोषक तत्व लेते हैं। तो पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जिसे हम वसा भी कहते हैं, विटामिन, मिनरल्स जिसे हम खनिज लवण कहते हैं, और जल, वाटर। फिर हम देखते हैं कि और सबके बारे में हम अध्ययन जो है वो आगे विस्तार से करेंगे। पोषण के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण, कि किस प्रकार से पोषण के आधार पर सजीवों को अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। पहले हमने इनको बांटा कि विषमपोषी और स्वपोषी। स्वपोषी यानी कि वह सजीव जो अपना भोजन जो वह स्व बनाते हैं। विषमपोषी जो अपने भोजन के लिए या पोषण के लिए अन्य जंतुओं पर, अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी भी दो प्रकार का होता है। पहला आता है फोटोऑटोट्रॉफिक यानी कि प्रकाश संश्लेषी जो प्रकाश की सहायता से बनाते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक यानी कि रसायनों के द्वारा अपना भोजन स्व बनाते हैं। फिर हम बात करेंगे आगे सैप्रोफाइटिक यानी कि जो विषमपोषी हैं। अपघटक जो है वो पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर है। परजीवी और भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन के अंतर्ग्रहण के बारे में भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से शाकाहारी जंतु होते हैं, मांसाहारी जंतु होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, कुछ कीट पतंगों पर निर्भर रहते हैं और कुछ जो है वो रक्त पर निर्भर रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की। फोटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में फिर एक पार्ट आएगा फोटोऑटोट्रॉफिक। तो वे सजीव जो अपने विभिन्न अकार्बनिक तत्वों की सहायता से स्वतः अपने पोषक तत्वों का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, स्वपोषी सजीव कहलाते हैं। इनको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्रकाश संश्लेषी सजीव यानी कि फोटोऑटोट्रॉफिक। वे सजीव जो प्रकाशीय ऊर्जा की सहायता से विभिन्न अकार्बनिक तत्वों द्वारा स्वतः अपने पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषी सजीव कहलाते हैं। और फोटोऑटोट्रॉपिक यानी कि प्रकाश संश्लेषी जो सजीव है उसमें आता है जीवाणु, प्रोटिस्टा, कुछ कवक और प्लांट्स यानी कि पादप। फिर हम बात करेंगे कि जो स्व भोजन बनाते हैं लेकिन वो रसायन संश्लेषी हैं, यानी कि वह जो अपना जो भोजन है वह प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग करके नहीं बनाते। वो अपना जो भोजन है वो H2S का उपयोग करके बनाते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा में वो H2O लेते हैं तो वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन मुक्त होती है, लेकिन यहाँ पे H2S के कारण जो है वो ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगी।
ऑक्सीजन अगर मुक्त नहीं होती है तो H2S जो है वो H2+S में जो है वो विभक्त हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया जो है वो उनके उदाहरण में आएंगे। फिर हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान रासायनिक अभिक्रिया होती है। हमने कहा कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है? पहला H2O है जो जल है वो H2+O2 में विभक्त हो जाएगा। ADP यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो एक फॉस्फोरस के अणु के साथ जुड़कर ATP बना देगा यानी कि ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। NADP H2 के साथ जुड़कर NADP H2 बनाएगा। ये H2 जो है वो यहाँ से आ गया है, ठीक है। फिर हम देखेंगे RUDP एक एंजाइम होता है। CO2, ATP और NADPH2 ये सारे हमारे पास मौजूद होते हैं। तो जो H2 और ये CO2 जो है वो मिलकर क्या बना देता है? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। और यहाँ से ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो गई है, परिवर्तित हो गई है। इसका मतलब ये होता है कि जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट भी, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा का उपयोग हुआ है। जब भी हमारे शरीर में भोजन का निर्माण होता है तो वहाँ पर, या हम कहते हैं कि भोजन हमने जब खा लिया और उसके बाद ग्लूकोज में वो परिवर्तित होता है तो उसके लिए ऊर्जा का उपयोग भी होता है। और ADP और ATP जो है वो वापस अपने सेकेंड और थर्ड रिएक्शन जो रिस्पेक्टिव उसमें वापस से चले जाते हैं। फिर हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, विषमपोषी सजीव के बारे में। वे सजीव जो स्वतः पोषक तत्वों का निर्माण करने में अक्षम होते हैं, असक्षम होते हैं और पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु अन्य पर निर्भर रहते हैं, इसे हम विषमपोषी सजीव कहते हैं। 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला सैप्रोफाइटिक, मृतोपजीवी, जिसे हम अपघटक भी कहते हैं। वे सजीव जो अपने पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु मृत सजीवों या उनसे प्राप्त पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। इन्हें सामान्यतः अपघटक कहा जाता है। जैसे कुछ जीवाणु, केंचुआ और कवक जो है इनके उदाहरण हैं। पहला मृतोपजीवी। दूसरा है परजीवी, जिसमें हम विषमपोषी की बात कर रहे हैं, उसमें सेकंड आता है परजीवी यानी पैरासाइटिक। ये वे सजीव है जो अपने पोषक की आपूर्ति हेतु अन्य सजीव पर निर्भर रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं होलोजोइक यानी कि भोजन का अंतःग्रहण करने वाले। वे विषमपोषी सजीव जो अपने पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु अन्य सजीवों तथा अन्य निर्जीवों से पूर्णन प्राप्त करते हैं या अंतःग्रहण करते हैं, होलोजोइक कहलाते हैं। होलोजोइक निम्न प्रकार के हैं, जैसे हमने बताया कि जो भोजन पादप से प्राप्त करते हैं उन्हें हर्बीवोरस यानी शाकाहारी कहा जाता है। जो अपना भोजन अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं उन्हें कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी कहा जाता है। जो अपना भोजन जंतु और पादप दोनों से प्राप्त करते हैं उन्हें ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी कहा जाता है। फर्गीवोरस केवल फल खाने वाले जैसे तोता। इंसेक्टिवोरस केवल कीट का उपभोग करने वाले जैसे छिपकली। सैंगीवोरस यानी कि रक्त का अंतरण करने वाले उनको बोला जाता है सैंगीवोरस, जैसे मच्छर और जोंक। कैनाबिलस यानी अपनी प्रजाति के अन्य सजीवों का अंतःकरण करना, जैसे जो कॉकरोच और बिच्छू होते हैं वो अपनी प्रजाति के अन्य जीवों को जो है वो भोज्य पदार्थ के रूप में खा जाते हैं। और लास्ट आता है कोप्रोफैगस, जो मल का अंतर्ग्रहण करते हैं जैसे खरगोश। तो यह सब जो है वो भोजन का अंतर्ग्रहण विभिन्न विभिन्न माध्यमों के द्वारा करते हैं। फिर हम बात करते हैं मिक्स ऑटोट्रॉफिक। मिक्स ऑटोट्रॉफिक नाम से ही है, जो मिश्रित है। किस प्रकार से? स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है। जैसे युग्लिना है, युग्लिना अपने वातावरण के अनुसार स्वपोषी भी कार्य करता है और विषमपोषी भी कार्य करता है। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि सहजीवी सजीव। सहजीवन का मतलब यही है कि साथ में जो जीवन यापन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दे रखा है लेग्यूमिनस की पादप की जड़ों पर उपस्थित नाइट्रोजन बैक्टीरिया। तो लेग्यूमिनस पादप से नाइट्रोजन बैक्टीरिया को भोजन मिल जाता है और नाइट्रोजन बैक्टीरिया लेग्यूमिनस पादपों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है वातावरण से, ठीक है। और दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहे और सजीवों को क्या कहते हैं? सहजीवी सजीव कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पोषक तत्वों के बारे में। पहले हमने देखा पोषण के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण, अब हम देखते हैं पोषक तत्व। पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और वाटर यानी कि जल। सबसे पहले हम बात करेंगे
कार्बोहाइड्रेट के बारे में जैसे हम, ये वे पोषक तत्व हैं जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्वारा मिलकर होता है। इनमें उपस्थित हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मध्य अनुपात जो होता है वो जल के समान होता है, यानी कि 2:1 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि जो फैट होता है, वसा होती है, उसमें जो अनुपात होता है वो 1 से यानी कि 2:1 से जो है वो कम होता है। तो प्रॉपर जल के समान जो अनुपात है वो कार्बोहाइड्रेट में ही पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि 1 ग्राम यदि हम कार्बोहाइड्रेट को दहन करें तो उनसे हमको 4.5 यानी कि 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा विभुक्त होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हुई, 4.5 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो 1 ग्राम के दहन से हमको 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट का शरीर में मुख्य कार्य क्या है, हमारे आदर्श ईंधन के तौर पर यह कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट को अन्य पोषक तत्वों की तुलना में आदर्श ईंधन माना गया है, क्योंकि अन्य पोषक तत्वों की तुलना में अधिक O2 उपस्थित है। किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, और उसका दहन जो है वो क्या होता है, सरलता से किया जा सकता है। हम आदर्श ईंधन के तौर पर इसलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि आदर्श ईंधन इसलिए है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अधिकता से उपलब्ध होती है, और हम इसको दहन करके हमारे शरीर से ऊर्जा, इसको हमारे शरीर को ऊर्जा दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है संरक्षित ईंधन। संरक्षित ईंधन इसलिए बोला गया है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वह संरक्षित ईंधन के इसलिए रूप में काम करता है क्योंकि यह क्रिया जो है वो निम्न प्रकार से होती है। क्योंकि यह जो है वो जो ऊर्जा को है वो संरक्षित कर देता है, या ग्लूकोज को है वो संरक्षित कर देता है, जो कि हमें बाद में यूज यदि हमको आवश्यक पड़ती है तो वहाँ से हम ऊर्जा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। कैसे होता है संरक्षित हमारी ऊर्जा, ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि लीवर सेल्स जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देती हैं। ग्लाइको यानी कि ग्लाइकोजन का, जेनेसिस यानी कि बनना, तो ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का लीवर सेल्स द्वारा निर्माण होना। लिपोजेनेसिस यानी कि यकृतीय सेल्स ग्लाइकोजन को फिर क्या करती हैं, फैट में चेंज कर देती हैं। और फैट जो है जिसको हम एडिपोज तक जो है वो फैट में पाए जाते हैं, और उनका जो है वो निर्माण हो जाता है। फिर आता है ग्लूकोजिनोलाइसिस, यानी फिर हम ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। ग्लूको यानी ग्लूकोज का, जीनो यानी कि निर्माण होना, और लाइसिस यानी कि विखंडन होकर ग्लूकोज का निर्माण ग्लाइकोजन के विखंडन द्वारा, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यकृतीय सेल्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। तो हम जो है वो फिर ग्लूकोजिनोलाइसिस के द्वारा हम ऊर्जा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, किससे, ग्लाइकोजन से। फिर हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है कोशिका के अंगों के निर्माण में भी यूज आता है, जैसे कि डीएनए और आरएनए दोनों आनुवंशिक पदार्थ है जिसमें पेंटोज शुगर पाई जाती है। एटीपी, एनएडीपीएच में भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर जो कार्बोहाइड्रेट है वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड के निर्माण में, यानी कि इसका हम आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट की सहायता से सजीव अपने अंदर विभिन्न प्रकार की हेट्रोपॉलीसेकेराइड निर्मित करता है, जैसे एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है जो रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। जैसे हेपेरिन जो है वो एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। हेपेरिन क्या करता है, रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। एंटीजन के निर्माण में, जैसे हमारे शरीर में काफ़ी प्रकार के जो प्रतिजन पाए जाते हैं, जैसे आरबीसी पर उपस्थित ए है, बी है, आरएच समूह है, तो वो कार्बोहाइड्रेट की सहायता से जो है वो निर्मित होते हैं। लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक के तौर पर भी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्य करता है। कैसे, कार्बोहाइड्रेट की सहायता से एक हाइलुरोनिक एसिड बन जाता है। हाइलुरोनिक एसिड का नाम वैसे याद न रखें तो भी चलेगा, क्योंकि जहाँ पर जो लुब्रिकेंट पाया जाता है उसे उस नाम से ही जाना जाता है। जैसे कि हमारे अस्थियों की संधियों में अगर पाया गया है, जिसे हम साइनोविल जॉइंट कहते हैं, तो उसको साइनोविल द्रव बोला जाता है, जो हमारे संधियों में पाया जाता है अस्थियों के, और वहाँ को उसको जो है वो घर्षण को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ जाता है
मस्तिष्क में सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF के रूप में पाया जाता है हाइलुरोनिक एसिड। और नेत्र में विट्रस ह्यूमर यानी कि काचाभ द्रव, नेत्राभ द्रव जो हम बोलते हैं उसके तौर पे। फिर जो है वो कार्बोहाइड्रेट है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH हार्मोन के तौर पे, LH हार्मोन के निर्माण में भी कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रोल है। LH एक हार्मोन है जो कि हेटेरोपोलिसैकेराइड भी है, जो कि अंडोत्सर्ग में मुख्यतः कार्य करता है फीमेल में। ठीक है, अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? तो चावल, आलू, अनाज, आम और केला, ये सब जो है वो कार्बोहाइड्रेट के भरपूर या प्रचुर मात्रा में उपस्थिति है इनमें। फिर हम बात करते हैं, पहले तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, हम प्रोटीन के बारे में देखते हैं। वे पोषक तत्व जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मुख्य है क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन मुख्यतः से पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। प्रोटीन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट की कितनी होती है? 4 है ना। तो हमने पहले तो कार्बोहाइड्रेट की देखी जिसकी होती है 4.5 और प्रोटीन की होती है 4। प्रोटीन किस किस में पाया जाता है? दालों में, दूध में, अंडे में, दही और मांस में जो है वो प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन के फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो ढांचे का निर्माण करता है शरीर में, जैसे हमारी वो कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है तो उसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहा जाता है। फंक्शनल प्रोटीन यानी कि किसी भी हमारे शरीर की रासायनिक क्रिया, जैसे वो एंजाइम यानी कि को एंजाइम से जुड़कर क्या करता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन को संपन्न करता है, तो उसे फंक्शनल प्रोटीन कहा गया। परासरण दाब के नियमन में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती हैं वो हमारे परासरणी दाब को नियमन करती है। प्रतिजन का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हो रहा था, लेकिन प्रतिरक्षा का निर्माण किससे हो रहा है? इम्यूनोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसकी सहायता से। कोशिका की झिल्ली के निर्माण में प्रोटीन का उपयोग होता है और साथ में फैट भी जो है वो यूज में आता है। रक्त का थक्का जमने के लिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन की सहायता ली जाती है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो एंटीकोगुलेंट था वो हिपेरिन था, यानी कि जो रक्त वाहिनियों में जो थक्का जमने नहीं देता है वो था हिपेरिन, वो बनता है कार्बोहाइड्रेट से। और फाइब्रिनोजन जो है वो हमारी जब चोट लग जाती है वहाँ पर रक्त का थक्का जमने के लिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन की सहायता ली जाती है। तो आज हमने जो है वो पोषण क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, और पोषण के आधार पर हमको कैसे उसको बांटा गया है उसके बारे में हमने पढ़ा, और किस प्रकार से सब वर्गीकृत किए गए हैं, और उसके बारे में हमने पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। सामान्य परिचय देखा, पोषण के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन।